इतिहास के पन्नों पे एक गीत गुनगुना रहा था। मीत उसके सपनों का उसे अपना बनाना चाह रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी खेत्रपाल आज फिर हाजिर हूँ इतिहास के एक पन्ने के साथ। आज आपको मैं बताना चाहूंगा बघेल समाज का संपूर्ण योग। दोस्तों, यह उस समय की बात है दोस्तों जब गुजरात से सोलंकी राजपूत मध्य प्रदेश आए तो उनके साथ कुछ परिहार राजपूत एवं कुछ मुस्लिम भी आए। परंतु कुछ समय पश्चात सोलंकी राजा व्याघ्रदेव ने सोलंकी से बघेला तथा परिहार से वाराह वंश की स्थापना की। बघेल वंश की स्थापना व्याघ्रदेव ने की, जिसके कारण ऐसे व्याघ्रदेव वंश भी कहा जाता है। चूंकि इन दोनों वंश की स्थापना होने के बाद उन दोनों राजपूतों का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, जिसके कारण इस वंश के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इन्हें अग्निकुंड वंशज भी माना जाता है। इसलिए मैं उपलब्ध साक्ष्य तथा भविष्य पुराण में वर्णित विवेचना का संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के विद्वानों के द्वारा बतौर प्रमाण यजुर्वेद संहिता, कौटिल्य शास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत, क्षत्रिय वंशावली, भविष्य पुराण, रीवा राज्य की इतिहास, बघेलखंड की स्थापत्य कला और बघेलखंड का आल्हा तथा पाधी का नाम परिवंशी क्षत्रिय नाम वंश कीर्ति नामक पुस्तक में बघेल समाज सोलंकी तथा बरगाही परिहार वंश का वर्णन किया गया है। वास्तव में गडरिया कोई जाति नहीं थी, यह एक पेशा हुआ करता था। किंतु प्राचीन समय में पेशे से ही जाति की उत्पत्ति होती थी। जैसे चमड़े का काम करने वाले चमार, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई तथा लोहे का काम करने वाले लोहार बन गए। इसी प्रकार भेड़ पालने वाले गडरिया बन गए। गडरिया शब्द गडर से निकला है, जो कि गांधार से लिया गया है, क्योंकि भेड़ को सबसे पहले गांधार से ही लाया गया था। गडरिया जाति को एक मूल जाति माना जाता है तथा इसके साथ अन्य उपजातियां इस प्रकार है: पाल, बघेल, कुरवा, धनगढ़, गायरी, रेवारी, होलकर, गाडरी, हटगर, सेंगर इत्यादि। दोस्तों, मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश, जहां आज भी गडरिया समाज की बहुतायत में जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में गडरिया खेड़ा नाम से जगह है, जिसका वर्तमान नाम गदरवाड़ा है। गदर शब्द का मध्य भारत की भाषा में अर्थ भेड़ बकरी होता है। मध्य प्रदेश के विदिशा, भोपाल मध्य प्रदेश में मौजूद गदरमल मंदिर को जो गडरिया राजा ने बनवाया था, इसी कारण इस मंदिर का नाम गदरमल पड़ा। मध्य भारत में होलकर साम्राज्य धनगर अर्थात गडरिया का ही राजवंश है, जिसने भारत देश को महान देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान रानी दी, जिसने न केवल हिंदू साम्राज्य को मुगलों से बचाया, बल्कि मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिरों को दोबारा से बनवाया। स्वतंत्रता सेनानी यशवंत राय होलकर व रानी भीमाबाई होलकर जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी दिए। ग्वालियर जिले के गडरिया तानसेन का नाम तो सभी लोग जानते हैं, जिसका गोत्र बनिया था, इसी जाति से ताल्लुक रखते थे। दक्षिणी भारत में गडरिया धनगर कुरबा नाम से जाना जाता है, जिसने भारत को विजयनगर साम्राज्य दिया। कनकदास व कालिदास जैसे संत दिए। संगोली रायना जैसे स्वतंत्रता सेनानी दिए, जिन्होंने अपने प्राण देश की खातिर न्यौछावर कर दिए थे। बघेल समाज में अहिल्याबाई होलकर 1725 ईस्वी से 1795 एक महान शासक बनी और मालवा प्रांत की महारानी। लोग उन्हें राजमाता अहिल्याबाई देवी होलकर के नाम से भी जानते हैं। और उनका जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव में 1725 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता मानकुजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्याबाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था, लेकिन एकाएक भाग्य ने पटरी खाई और वह 18वीं सदी में मालवा प्रांत की रानी बन गई। दोस्तों, युवा अहिल्याबाई का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव को होलकर को प्रभावित किया। वे पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसकी शादी अपने बेटे खंडे राव से करवा दी। इस तरह अहिल्याबाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होलकर राजघराने में पहुंची। उनके पति की मौत 1754 में कुंभेर की लड़ाई में हो गई थी। ऐसे में अहिल्याबाई देवी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम दिया। मल्हार राव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी का आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई मालवा की शासक बन गई। उन्होंने तुकोजी होलकर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना को पूरा सहयोग दिया। अहिल्याबाई ने कई युद्धों के नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा और बेहतरीन तीरंदाज थी।
हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी, हमेशा आक्रमण करने को तत्पर भील और गौड़ से उन्हें कई बार अपने राज्य की रक्षा की। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी को मल्लेर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शायर और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और महान शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड 1767 से 1795 में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसे बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद की। इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध और सजीव शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई मंदिर में जीर्णोद्धार किया। उनका सबसे यादगार काम रहा तकरीबन सभी बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर निर्माण कार्य। हिमालय से लेकर दक्षिणी भारत के कोने कोने तक उन्होंने इस पर खूब पैसा खर्च किया। काशी गया, सोमनाथ, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी के ख्याति मंदिरों में उन्होंने खूब काम करवाए। अहिल्याबाई होलकर का चमत्कृत कर देने वाला और अलंकृत शासन 1795 में खत्म हुआ जब उनका निधन हुआ। उनकी महान और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले सम्मानित शख्सियत नानाजी देशमुख थे, परंतु बघेल समाज का कोई नेता नहीं था जो बघेल समाज को उस समय सही रास्ता दिखाता। किसी गैर समाज के नेता ने भी बघेल समाज को सही रास्ता नहीं दिखाया। बघेल समाज इसी वजह से पिछड़ते इतना पिछड़ गया कि 1990 तक अपना कोई सांसद, विधायक नहीं बना पाया। और इस समय वह गैर समाज अपने सेंटर में कई नेता बना चुके थे, परंतु अपना समाज गैर समाज के नेता को ही नेतागिरी करने वाला समझ चुका था। आज भी बघेल समाज सबसे ज्यादा दूसरे समाज के लोगों पर विश्वास करता है, जबकि उनका फायदा उठाया जाता है। आज समाज को एकजुट होना चाहिए। अपने समाज को तरक्की के लिए ठोस कदम समाज में उठाने चाहिए। यह थी बघेल समाज का इतिहास। दोस्तों, मैं केसी खेत्रवाल फिर हाजिर होऊंगा एक नए इतिहास के पन्नों से, एक नई इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।